हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रीता चौधरी है और मेरे चैनल का नाम आरसी इन्फो है। और अभी तक आपने देखा कि पेशेंट कॉम्प्लिकेशन चल ही रहे थे और मेरा आज यहाँ पे आने का पर्पज़ ये है कि बहुत दिनों बाद मेरे वीडियो आए हैं और उसके लिए तहे दिल से सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी तो मैं वीडियो नहीं ला पाई। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि बिज़ी होने के बावजूद भी मैं आज वीडियो बना के मैं लेकर आई हूँ आपके पास। और आगे मैं वेडनेसडे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। और मेरा आपसे कहना यह है कि आप मेरे वीडियो ना टिल एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे वीडियो टिल एंड तक कंसंट्रेट होके देखते हैं ना, तो सच बता रही हूँ, आपके पास जो भी लोग हैं या आपका कोई पेशेंट है या आप खुद भी है, तो आप अपने आप को उस कॉम्प्लिकेशन से 90%, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो 90% बचा सकते हैं। दूसरा, आप मेरा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा किडनी के ऊपर, जिसमें मैंने ये बताया किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी कैसे ख़राब होती है, किडनी ख़राब होने के बाद या किडनी जब ख़राब होने पे होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, मतलब क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों को वो सब वीडियो देखने के बाद ना, बहुत सारे लोगों की किडनी ख़राब होने से पहले आप उनको बता सकते हैं, जैसे कि वो जांच कराएं और उनकी किडनी ख़राब होने से बच जाए, या आप भी बच सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो कहना यही है कि आप सभी लोग जो भी हैं सब ठीक रहें, लेकिन फिर भी वक्त का कुछ नहीं पता है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आप अपनी भी हेल्प कर पाएंगे और दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं मैंने सारे कॉम्प्लिकेशन के ऊपर भी और वो किडनी वाले वीडियो के ऊपर भी, तो वो भी आप देखिएगा, जिससे अगर आप देखते हैं टिल एंड तक तो काफ़ी हद तक वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे ही होंगे। ओके, और अभी तक पेशेंट कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे। आज जो मेरा टॉपिक है वो टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन में से एयर एम्बोलिज्म है। पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में 3 टॉपिक रह गए छोटे छोटे से, उनका वेटेज ज़्यादा नहीं था और मेरे पास टाइम कम है, तो इसलिए मैं सबसे पहले टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन में से एयर एम्बोलिज्म लेकर आई हूँ। तो जब ये हो जाएगा, टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन का ये हो जाएगा, या बीच में कभी भी मुझे टाइम मिला तो मैं एक वीडियो में वो तीनों कॉम्प्लिकेशन कंपाइल करके दे दूंगी। अभी क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, ठीक है, और लाइक ज़रूर करिएगा। देना करते हो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस हैं, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक एयर एम्बोलिज्म है, जो कि टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन से लिया गया है। तो देर ना करते हुए मैं बताती हूँ आपको कि एयर एम्बोलिज्म इन डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। अब एयर एम्बोलिज्म इन डायलिसिस और हीमोडायलिसिस क्यों बोला? डायलिसिस का मीन्स है कि इसमें हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों इंक्लूड होगा, और क्योंकि मैंने यहाँ पे हीमोडायलिसिस को कंसंट्रेट करते हुए ये वीडियो बनाया, तो इसलिए मैंने हीमोडायलिसिस भी लिखा हुआ है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि एयर एम्बोलिज्म होता क्या है। आपने कभी देखा हो कि जब भी एयर बोलते हैं कि एयर एम्बोलिज्म हो गया, तो उसमें छोटे छोटे गोले जैसे बन जाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि ये एयर के गोले हैं, लेकिन ये गैस के गोले होते हैं। तो एयर एम्बोलिज्म को हम गैस एम्बोलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये मेनली अगर हम नॉर्मल देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हीमोडायलिसिस पेशेंट में ही ये एयर एम्बोलिज्म या गैस एम्बोलिज्म होगा। ये उन पेशेंटों में भी हो सकता है जिनके कैथेटर नॉर्मल लगा हुआ है, या जिनकी सर्जरी हुई है, या जिनको ट्रॉमा हुआ है, या अदर कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को भी एयर एम्बोलिज्म हो जाता है। अब सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एयर एम्बोलिज्म होता क्या है, कैसे होता है एयर एम्बोलिज्म। इसके होने के कारण ये है कि अगर किसी भी तरीके से एयर या गैस बबल ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, या आप बोल सकते हैं कि काफ़ी पेशेंटों को कैथेटर लगा होता है तो कैथेटर में पहुंच जाते हैं, तो क्या करते हैं कि एयर एम्बोलिज्म हो जाता है। अब आखिर कैथेटर में क्यों? क्योंकि भाई कैथेटर का भी तो जो कनेक्शन है वो ब्लड स्ट्रीम से हो रहा है, मीन्स आर्टरी और वेन से हो रहा है। तो अगर कैथेटर में भी हम कोई चीज़ डालेंगे तो वो कहाँ जाएगी? ब्लड स्ट्रीम में ही जाएगी, मीन्स कि जहाँ पे आर्टरी और वेन्स में क्या होता है, ब्लड होता है, तो ब्लड में ही जाएगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी गैस बबल जो है या एयर जो है ब्लड स्ट्रीम में जाती है, कैथेटर में जाती है, तो क्या करता है, वहाँ पे जो एयर है या गैस बबल है उस एरिया को ट्रैप कर देता है, मीन जाल बना देता है, और वहाँ पे जो सप्लाई है ब्लड की वो रोक देता है। ठीक है, अब उसके रुकने से क्या होगा, जहाँ पे ट्रैप बन गया, मीन्स जो जाल बन गया, ठीक है, उसके रुकने से अगर ब्लड की सप्लाई रुकेगी तो ब्लड आगे हार्ट में जाएगा ही नहीं पंपिंग के लिए, और वहाँ पे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एयर एम्बोलिज्म। ठीक है, जहाँ पे कि जो गैस बबल है या एयर बबल है वो पहुंचा ब्लड स्ट्रीम में और उसने ब्लॉकेज कर दिया, ये क्या हो जाता है, एयर एम्बोलिज्म कहलाता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हीमोडायलिसिस में एयर एम्बोलिज्म क्या होता है। अगर आपने हीमोडायलिसिस में कनेक्शन देखा हो
देखिए एक हीमोडायलिसिस जब होती है तो इस तरीके का कनेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे ये पेशेंट दिखाया हुआ है, ये पेशेंट पे फिस्टुला निडल लगती है, ठीक है। इसके बाद ये फिस्टुला निडल लग के ब्लड ट्यूबिंग से जोड़ा जाता है, फिर ये आगे जाता है, ये आगे जाके फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इसके बाद ये और आगे जाते हुए पूरा ये आर्टीरियल ट्यूबिंग में, फिर वीनस ट्यूबिंग में, और फिर ये डायलाइजर में जाते हुए, और इसके बाद में ये जाएगा आगे पूरा का पूरा, ये पूरा जाते हुए फिर से दोबारा से दूसरी तरफ से एक और निडल से फिर पेशेंट की बॉडी में जाता है। लेकिन अगर यहीं पे कहीं पे ये हो जाए कि अब जैसे ये एक तरफ से गया ब्लड, ठीक है, और दूसरी तरफ से क्या हुआ, एक तरफ से गया और यहाँ से गया, ठीक है, और दूसरी तरफ से एक और निडल के थ्रू यहाँ पे आ भी गया। अगर यहीं पे बीच में ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा सर्किट, अगर यहीं पे कहीं एयर आ जाए तो क्या होगा, एक तरफ से ब्लड जा रहा है और दूसरी तरफ से जा कहाँ रहा है, पेशेंट की बॉडी में। अगर एयर आएगी तो वो लौट के कहाँ जाएगी, पेशेंट की बॉडी में। तो क्या होगा, ट्रैपिंग हो जाएगी एक गैस बबल की या एयर की। तो क्या होगा, पेशेंट सफ़र करेगा ना, पेशेंट गैस एयर इम्बॉलेंस से सफ़र करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, ये मैंने दिखा दिया कि हाँ भाई इस तरीके से होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस का ये पूरा सर्किट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरा सर्किट जो है, अगर इस पूरे सर्किट में कहीं पे भी एयर पहुंच जाएगी तो 100% ये है कि एयर एम्बोलिज्म हो जाता है। ये जो पूरा सर्किट है, ये जो घूम के गया और फिर यहीं से आके पेशेंट के अंदर गया, अगर इस पूरे सर्किट में, या फिर ये एनएस है, इस पूरे सर्किट में अगर कहीं से भी एयर जाएगी तो वो जाएगी कहाँ, पेशेंट की बॉडी में ही जाएगी ना, ठीक है। अगर आपको पहले पता चल गया तो आप कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर नहीं पता चला तो वो एयर सारी कहाँ जाएगी, पेशेंट की बॉडी में। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है, मतलब किसी भी तरीके से आर्टरी या वेनस के थ्रू हीमोडायलिसिस में ब्लड हीमोडायलिसिस के थ्रू जो गैस बबल है या एयर बबल है वो पेशेंट की बॉडी में पहुंच जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एयर एम्बोलिज्म बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि आखिर वैसे तो एयर एम्बोलिज्म कई तरीके का होता है, लेकिन जो हीमोडायलिसिस है उसमें 2 तरीके का होता है, आर्टीरियल और वेनस। क्यों, क्योंकि देखिए हीमोडायलिसिस पेशेंट के पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो उसकी आर्टरी वाली वेन है, आर्टरी है, और एक वेनस वाला पॉइंट है, ठीक है। तो जो एयर जाएगी वो आर्टरी से जाएगी या वेनस से जाएगी। अब इसलिए इसको 2 पार्ट्स में हीमोडायलिसिस में डिवाइड किया गया है कि भाई ये जो हीमोडायलिसिस में जो एयर एम्बोलिज्म है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि भाई पेशेंट के अंदर एयर चली गई है। आपको समझ में आया कि एक्स्ट्रापोरियल सर्किट क्या है, जो भी ट्यूबिंग, जो कि मतलब पेशेंट के ब्लड को लेने और देने के लिए मशीन पे जो भी ट्यूबिंग, डायलाइजर, जो भी पूरा सिस्टम लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोरियल सर्किट। अगर इस एक्स्ट्रापोरियल सर्किट के थ्रू अगर कैसे भी करके पेशेंट की बॉडी में एयर जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, एयर एम्बोलिज्म बोलेंगे हीमोडायलिसिस पे। और क्योंकि ये वीनस और आर्टीरियल लाइन के थ्रू जाएगी मोस्टली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वीनस या आर्टीरियल एयर एम्बोलिज्म, ठीक है। अब आते हैं सिम्टम, कैसे पहचानेंगे। अगर जो ट्यूबिंग लगी हुई है, जो एक्स्ट्रापोरियल सर्किट लगा हुआ है, इसमें कहीं पे भी आपको बबल्स दिखाई दे जाएं, गैस बबल्स या एयर, जिन्हें हम एयर भी बोलते हैं, वो दिखाई दे जाएं, तो इट मीन्स कि इसको एयर आ चुकी है, और अगर नहीं ध्यान दिया तो वो एयर आगे चली जाएगी बॉडी में पेशेंट की और उसको एयर एम्बोलिज्म कर देगी। दूसरा क्या है कि चेस्ट में, मतलब पेशेंट को चेस्ट भारीपन लगेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और एक चीज़ और है कि 2 चीज़ें होती हैं कि अगर कोई पेशेंट बैठा हुआ है तो वो जो एयर आएगी, मतलब अगर पेशेंट के बैठा हुआ है और पेशेंट बैठे हुए अगर किसी पेशेंट के अंदर एयर जाती है तो वो हार्ट को छोड़ के सीधे कहाँ जाएगी, सर में जाएगी, और सर में जाएगी तो वो सेरेब्रल पोर्शन को इफ़ेक्ट करेगी, और उससे क्या होगा कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा और उसको सीजर्स मीन्स दौड़े भी आने लग जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर पेशेंट लेटा हुआ है और लेटे हुए पेशेंट में अगर एयर चली जाती है किसी भी वजह से, ठीक है, अगर कोई पेशेंट नॉर्मल लेटा हुआ है और तब उसको एयर एम्बोलिज्म हो जाए या एयर चली जाए, तो दैट सिचुएशन में वो एयर क्या करेगी, हार्ट में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट में जाएगी तो उसको कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने के चांसेस हैं, लेकिन जो सर में जाएगी उसमें अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट और क्या हो जाएंगे, उसको सीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर पेशेंट में, और हाँ
जब पेशेंट लेटा हुआ है उसको चेस्ट टाइटनेस भी होगी, कफ भी होगी, और जो डिस्पेनिया है ये कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर किसी पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो जाता है तो कई बार देखा गया है कि उसे टैकीकार्डिया हो जाता है, या मतलब उसका जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, गर्दन जो है अकड़ जाती है उसकी, ब्लड क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो क्या हो जाता है, ब्लड जो कार्बन मोनोऑक्साइड में CO में चेंज हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, नीला नीला ब्लड हो जाएगा। पेशेंट हाइपोटेंशन में भी चला जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि स्लाइटली पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि पेशेंट को कोमा में भी जाता है, कन्फ्यूज़न भी होता है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो जाते हैं कि अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा बस्ट हो जाए, मीन्स कि ज़्यादा एयर चली जाती है, तो कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो जाता है। अब एयर कितनी एयर ज़्यादा का मतलब होता है 0.6। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट मतलब मानिए कि 50 का है, 50 किलो का पेशेंट है, तो अगर उसमें 50 ml भी एयर चली गई बॉडी में उसकी में, तो उसको एयर एम्बोलिज्म अच्छा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को वॉच करते रहना कि पहली बार तो एयर जाए ही ना। ठीक है, तो ये सिम्टम्स होते हैं कि अगर किसी पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो जाता है तो आप देख के ये सिम्टम्स देख के आप पता कर सकते हैं कि हाँ भाई इसको एयर एम्बोलिज्म हो गया। अब इसके कारण क्या होते हैं, इसके कारण होते हैं पुअर प्राइमिंग। जो भी मतलब डायलाइजर, जो एक्स्ट्रापोरियल सर्किट में आपको बता रही थी, ट्यूबिंग और डायलाइजर, अगर उसकी प्राइमिंग, उसकी जो सफाई होती है डायलिसिस लगने से पहले, वो प्रॉपर नहीं हुई है, जल्दी जल्दी में ऐसे ही कर दिया और उसमें एयर भरी हुई है और पेशेंट को कनेक्ट कर दिया हीमोडायलिसिस पे। ठीक है, तो ये कारण क्या है, एयर एम्बोलिज्म का कारण है। दूसरा ये है कि सैलाइन का बैग जो है वो खाली टंगा हुआ और इमरजेंसी आई, नहीं ध्यान रहा और चला दिया, तो क्या होगा, एयर जाएगी ना, क्योंकि वो तो पहले से ही खाली है, उसमें सैलाइन है ही नहीं है। इसके बाद में क्या होता है कि जो निडल लगी होती है ब्लड लेने के लिए और देने के लिए, और बाहर क्या है, ट्यूबिंग से वो कनेक्ट होती है, अगर निडल का और ट्यूबिंग का कनेक्शन ही मतलब लूज हो, तभी भी एयर एम्बोलिज्म के चांस बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को जैसे फिस्टुला निडल हम लोग निकालते हैं, दैट टाइम अगर नहीं ध्यान दिया और क्लैम्प खुला रह गया, या फिर यूं ही एक लोग जल्दी जल्दी में ऐसे कर देते, मतलब तेज़ी से निकालते हैं और बहुत ही मतलब एयर जाने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं, तो दैट सिचुएशन में भी कॉजेज़ बन जाते हैं एयर एम्बोलिज्म के। इसके अलावा क्या है कि अगर जो चैम्बर है, जैसे डायलिसिस चल रही है और उसमें थोड़ी बहुत एयर आई और चैम्बर जो है ड्रिप कर गया, मतलब चैम्बर में जो ब्लड का लेवल है वो ड्रिप कर गया और नहीं ध्यान दिया स्टाफ ने, तो क्या होगा, वो और ज़्यादा ड्रिप करेगा और फाइनली एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। इसके अलावा जो IV बैग लगा होता है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंटों को बीच में हाइपोटेंशन में चला जाता है पेशेंट, तो उसके लिए हम लोग सलाइन अलग से लगा के रखते हैं। अगर किसी पेशेंट को मतलब IV बैग लगा हुआ है, अगर उसका कनेक्शन लूज़ है या वो IV बैग ही ब्रोकन हो गया या लीक कर रहा है, तो भी एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस हैं। या फिर बीच में हमने किसी पेशेंट को IV सेट के थ्रू मतलब सलाइन दी या वो खाली हो गई, तो भी ऐसा एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। कोई इंजेक्शन दिया, जैसे मल्टीविटामिन का, आयरन का, लाइक दैट, ऐसा कोई इंजेक्शन दिया और वो इंजेक्शन चल रहा है और स्टाफ इधर से उधर है, नहीं ध्यान दिया, तो क्या होगा, जब इंजेक्शन खाली हो जाएगा तो एयर ही तो जाएगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी एयर एम्बोलिज्म को कॉज करती है। इसके अलावा जब कैथेटर लगा हुआ है, जब भी आप कैथेटर वगैरह के जो पेशेंट है, मोस्टली देखा जाता है कि क्योंकि कैथेटर तो पैक कर दिया जाता है डायलिसिस के बाद, अब क्या होता है कि कैथेटर कई बार खुल भी जाता है। अगर ऐसे क्लैम्प जो होता है उसको खुल जाता है, अगर क्लैम्प खुला हुआ है, जैसे स्टाफ आया, स्टाफ ने वो खोला और पता चला कि क्लैम्प खुला हुआ है और तब तक पेशेंट ने सांस भी ले ली तेज़ी से, तो दैट सिचुएशन में भी एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। और एक और चीज़ जो सबसे मस्ट है कि जो मशीन होती है डायलिसिस मशीन, उसमें एक एयर डिटेक्टर होता है। ठीक है, अगर वो एयर डिटेक्टर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, मीन्स एयर डिटेक्टर का काम क्या होता है कि उसमें उसके पास से अगर एयर डिटेक्टर से एयर गुजरेगी तो वो क्या करता है, वो उसको सेंस करता है और मशीन को बंद कर देता है। तो 95% चांसेस पेशेंट के ब्लड में एयर ना जाने के हो जाते हैं। लेकिन अगर वो एयर डिटेक्टर ही प्रॉपर क्लीन नहीं किया गया या वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ से क्या होता है कि फुल्ली चांस होते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हुआ तो एयर पेशेंट की बॉडी में जाएगी ही जाएगी।
ठीक है। अब एयर डिटेक्टर वर्क कैसे करता है? एयर डिटेक्टर में क्या होता है कि वो जो रेड कलर होता है हमारे खून का, जब तक उसमें से एयर डिटेक्टर में से खून जाता रहता है तब तक उसमें एक लाइट जलती है, तो रेड कलर की वजह से, हमारे खून के रेड कलर की वजह से वो बिल्कुल भी अलार्म नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसमें एयर बबल आएगा तो क्या होगा, रेड कलर तो हट जाएगा, उसमें क्या बनेगी, उसको वाइट कलर की जगह मिलेगी। ठीक है। अब जब जगह मिलेगी वाइट कलर की तो वो क्या करता है, सेंस करता है और तुरंत मशीन को बंद कर देता है। उसकी जो लाइट है वो जो है वो दिखती है, सेंस कर लेती है उसको कि हाँ एयर आ गई, और वो मशीन बंद कर देती है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि हम पेशेंट को काफ़ी हद तक एयर एम्बोलिज्म होने से बचा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे सेंटरों पे ऐसा है कि एयर डिटेक्टर ही वर्क नहीं करता, तो ये सिचुएशन बहुत बस्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एयर एम्बोलिज्म होने के। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि जब भी आप मतलब डायलिसिस स्टार्ट करते हैं या डायलिसिस टर्मिनेट करते हैं, दैट टाइम आप देखें कि जितने भी क्लैम्प्स हैं वो प्रॉपर बंद हैं या प्रॉपर मतलब खुले हुए नहीं हैं या प्रॉपर बंद कर रखे हैं आपने। ठीक है। और वीनस लाइन को जब भी मतलब आप टर्मिनेट करते हैं तो कई बार लोग जो है ना वीनस लाइन को स्टॉप ही नहीं करते, मतलब क्लैम्प नहीं करते, तो उसको हमेशा क्लोज करके रखना चाहिए जब आप टर्मिनेट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं अगर किसी पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो जाता है, ठीक है, एयर एम्बोलिज्म हो जाता है तब क्या करना चाहिए? फर्स्टली आपको बिना कुछ सोचे समझे मशीन को स्टॉप करना है, वीनस लाइन क्लैम्प करनी है। ठीक है। जो भी एक्स्ट्रापोरियल सर्किट लगा हुआ है मतलब ब्लड ट्यूबिंग और डायलाइजर, उसको तुरंत पेशेंट से डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूवमेंट कराना है, मतलब लेफ़्ट साइड की तरफ उसको टर्न करवाना है। और कंडीशन क्या होनी है, सर नीचे और पैर ऊपर, टेंडर वर्क कंडीशन कर देनी है। ठीक है। फिजिशियन को आपको बुलाना है, मतलब बताना है कि भाई एयर एम्बोलिज्म हो गया इस पेशेंट को। उसके अलावा आप पेशेंट के वाइटल जो साइन हैं जैसे बीपी वगैरह वो सब भी असेस करिए, पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स लीजिए। ठीक है। और जो आप कर सकते हैं वो, जब तक आप कोड ब्लू टीम को तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, कोड ब्लू टीम को आपको बुलाना है। इसके अलावा आप तब तक पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दीजिए। 100% ऑक्सीजन देने से क्या होगा कि आप जो है नाइट्रोजन के डिफ्यूजन से उसको जो एक्स्ट्रा जो जा रहा है एयर उसको रिमूव कर पाएंगे। इसके अलावा क्या है कि आपको जो करना है वो कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट में CPR वगैरह, अगर कंडीशन ज़्यादा बस्ट हो रही है तो आप CPR दीजिए, इंट्यूबेट करिए जब तक टीम नहीं आती है। ठीक है। और आप जो है जब टीम आ जाएगी तो वेंटिलेटर पे तो वो चला ही जाएगा, लेकिन इतना तो आपको करना ही करना है। इससे पहले आप ये कर सकते हैं कि जो भी उसका डायलिसिस मशीन, ये तो वो सिचुएशन है जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एयर एम्बोलिज्म होता है, तब आपको ये सब करना है काम। इसके अलावा बाकी जो इंजेक्शन वगैरह भी दिए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ वो लोग देते हैं जो कि मतलब डॉक्टर वगैरह होते हैं। तो जो अदर वीडियो बनेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या इंजेक्शन दिए जाते हैं, कैसे कैसे, वो मैं उसमें बता दूंगी। इसमें ये है कि भाई अगर बहुत इमरजेंसी हो जाए तो क्या क्या काम करना है स्टाफ को, ये मैंने बताया। अब इसके अलावा हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले ये कि अगर आप किसी पेशेंट को डायलिसिस पे लेके जा रहे हैं, मतलब किसी की हीमोडायलिसिस पे आप लगा रहे हैं, सबसे पहले डायलिसिस लगाने के बाद आप ये चेक करें कि सारे कनेक्शन प्रॉपर तरीके से टाइटली मतलब क्लोज हो रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कनेक्शन लूज़ हो रखा है। ठीक है। लूज़ कनेक्शन नहीं होने चाहिए। IB सेट को जब भी आप प्राइमिंग वगैरह करते हैं चेक करिए कि वो लीक तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है। ठीक है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो भी आपने पेशेंट को डायलिसिस पे लगाया है तो मशीन को प्रॉपर चेक करिए कि हाँ भाई मशीन हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है, उसका एयर डिटेक्टर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एयर डिटेक्टर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली सिचुएशन है स्टाफ के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को अगर एयर एम्बोलिज्म हो गया तो बहुत दिक्कत पड़ जाती है। ठीक है। जब भी आप डायलिसिस लगाते हैं किसी पेशेंट की या डायलिसिस टर्मिनेट करते हैं तो आपको पेशेंट के पास से मूव नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि डायलिसिस कनेक्ट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि चलो जब तक मैं इसको पंप को धीरे कर जाता हूँ स्पीड और जाके मैं इंजेक्शन ले आता हूँ। नहीं जाना है आपको, ना तो टर्मिनेट करते समय और ना ही स्टार्ट करते समय कहीं पर भी मूव नहीं होना है।
कोशिश करिए कि हिपेरिन के अलावा बाकी जितने भी इंजेक्शन आप ड्यूरिंग डायलिसिस देते हैं वो आप वेनस लाइन से दें। आपको आर्टीरियल पोर्ट वाला जो जहाँ से आप हिपेरिन देते हैं वो यूज़ नहीं करना है, वो सिर्फ हिपेरिन के लिए यूज़ करिए। अदरवाइज जितने भी इंजेक्शन है आप वीनस लाइन के थ्रू दीजिए, ठीक है। उसको यूज़ ही मत करिए, भूल जाइए उसको। जब भी वीनस आप भी कोई भी आप ड्रिप लगाते हैं जैसे कि मल्टीविटामिन की या फिर कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह की, तो आप पेशेंट के पास में ही रहिए, जिससे गलती से भी ऐसा ना हो कि भाई पूरा इंजेक्शन खाली हो जाए, बाकी उसके बाद एयर भी मतलब पेशेंट के अंदर चली जाए, ठीक है। तो जब भी कोई भी आप ड्रिप वगैरह इस तरीके से लगाते हैं तो पेशेंट के पास रहें और इसको प्रॉपर वॉच करते रहें। इसके अलावा जो प्राइमिंग करता है स्टाफ, उसमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई जल्दी जल्दी कर दो। नहीं भाई, किसी की इंसान की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत कीमती होती है, हमारे लिए ना उसके परिवार के लिए, तो प्रॉपर तसल्ली से प्राइमिंग कीजिए, ठीक है। जब भी आप निडल लगाते हैं, फिस्टुला निडल, तो कुछ पेशेंट बोलते हैं कि मेरे को ये होता है, मेरे को ये होता है। ठीक है भाई, होता है, लेकिन उसकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत प्रेस करके, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतना प्रेस करिए कि निडल आउट ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप ऑक्सीजन दे सकते हैं पेशेंट को, हाइपरबैरिक मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ऐसे ऑक्सीजन दे सकते हैं जिससे कि सेरेब्रल एडिमा होने से बच जाए पेशेंट। आप जब भी कैथेटर को ओपन करते हैं तो ओपन करने से पहले मतलब डायलिसिस पे लगाने से पहले देखिए कि कहीं के कैथेटर का क्लैंप तो नहीं खुल रहा, या फिर उसमें कहीं पे उसके टाके वगैरह तो नहीं ओपन हो गए। अगर स्ट्रिच ओपन होंगे तो भी एयर एम्बोलेंस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करने की होती हैं। और जब भी आप उसमें से ब्लड लेना चेक करना है कैथेटर को, तो आप लीवर जो सिरिंज होती है उसी से इंसर्ट करिए और लीजिए ब्लड को। इसके अलावा जब भी आप डायलिसिस के समय डायलिसिस चल रही है और अगर आपका वीनस चैम्बर या आर्टीरियल चैम्बर खाली हो गया तो प्लीज़ उसको अप करिए, देखिए इस चीज़ को। और जो भी हमारा प्राइमिंग के समय अगर हम अपने सारे जितने भी एक्स्ट्रापोरियल सर्किट के जो कनेक्शन है, जैसे कि डायलाइजर और ट्यूबिंग का कनेक्शन, ठीक है, दोनों ट्यूबिंग जहाँ पे कनेक्ट होती है, इन सब कनेक्शनों को ड्यूरिंग प्राइमिंग ही हम प्रॉपरली चेक कर ले कि भाई ये टाइट है कि नहीं, तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। हमेशा अगर कोई बैग खाली हो गया, जैसे सैलाइन वगैरह हाइपरटेंशन हो जाती है पेशेंट को तो देते रहते हैं, अगर वो बैग खाली हो जाए तो तुरंत वहाँ पे नया बैग लगा देना चाहिए, ठीक है। और हमेशा कैथेटर को आप अगर किसी को कैथेराइजेशन कर रहे हैं तो गले में अगर कैथेराइजेशन कर रहे हैं तो उसका जो हेड है वो नीचे साइड पे ही रखना चाहिए। और कभी भी पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन देते समय आपको वहाँ से मूव नहीं करना चाहिए पेशेंट के पास से। ऐसा नहीं है कि भाई 1 घंटे की इसकी ड्रिप चलेगी तो मैं चला जाऊँ, नहीं, आपको जाना नहीं है। अगर आप ब्लड दे रहे हैं किसी पेशेंट को, जैसे कि किसी को ब्लड की नीड होती है, आप ब्लड दे रहे हैं या कोई इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं, तो आपको मूव नहीं करना है, आपको वॉच करते रहना है प्रॉपर, ठीक है। ये सब आपको करना है। और जितने भी आप कैथेटर वगैरह वाले पेशेंट हैं उनके क्लैम्प्स वगैरह को प्लीज़ प्रॉपर चेक करिएगा, जिससे पेशेंट को एयर एम्बोलेंस से होने के चांसेस हम लोग कम कर सकें। ये मैंने कुछ पिक्स दिए हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देके हम लोग ऑक्सीजन को जो सेरेब्रल एडिमा है उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, ये पूरा मैंने सर्किट दिया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।